भाषाध्यापक ज्ञान शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाडली, जिला सोलन से हूँ। आज हम कृतिका भाग 2 से लेखिका मधु कांकरिया जी द्वारा रचित पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी का अध्ययन करेंगे। हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं को जो है कृतिका भाग 2 से पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी लेखिका मधु कांकरिया जी का यात्रा वृतांत पढ़ाने जा रहा हूँ। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने अपनी यात्रा के दौरान देखे गए सुंदर दृश्य और अनुभव जो उन्होंने वहाँ पर महसूस किए, उसका सुंदर वर्णन जो है इस यात्रा वृतांत में किया है। मधु कांकरिया जी ने इस पाठ में अपनी यात्राओं से जो मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी और भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान किया, उसका भी सुंदर वर्णन इस पाठ में किया है। लेखिका जब महानगरों की भीड़भाड़, भावशून्यता और यंत्रवत जीवन से जब तंग आ गई, तो वह हिमालय पर्वत की दूर दराज यात्राओं के लिए निकल पड़ी। उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने इस यात्रा वृतांत में शब्दबद्ध किया है। इस पाठ में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का सुंदर वर्णन लेखिका ने किया है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। प्यारे बच्चों, इसमें जो है जब लेखिका अपनी यात्राओं के दौरान गंगटोक शहर में गई, उसने रात को आसमान में सुंदर टिमटिमाते तारे देखे और हिमालय पर्वत के ढलाई पर छोटे छोटे सुंदर तारे एक पंक्ति बना रहे थे और लेखिका को लगा कि इस शहर को जो है मेहनतकश बादशाहों का शहर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो सुंदरता है वो बहुत ही अनुपम है, जिसका कहते हैं सब कुछ सुंदर था। उस शहर में चाहे वह रात को देखे उस शहर को, चाहे शाम को देखे, चाहे वो सुबह को देखे, परंतु जब भी हम उस शहर को देखते थे तभी वो हमें जो है उसकी प्राकृतिक छटा जो है वो बहुत ही अद्भुत लगती थी। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। लेखिका कहती है कि वह जो रात थी, रहस्यमय सितारों से भरी हुई जो रात थी, वो मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। अतीन्द्रियता का अर्थ होता है इंद्रियों से परे। अब लेखिका कहती है बच्चों कि मैं उस रहस्यमय सितारावादी कहते हैं संसार में जो है खो गई थी और वह जो सुंदर दृश्य है वो मुझ में सम्मोहन पैदा कर रहा था। और उन क्षणों में कहते हैं मैं इतनी खो गई थी कि मुझे सब कुछ जो है अपने आसपास शून्य प्रतीत हो रहा था और मैं कहते हैं इंद्रियों से दूर कहते हैं उस कहते हैं लौकिक कहते हैं अद्भुत संसार में कहते हैं चली गई थी। मेरी आत्मा जो है अंदर से बाहर तक कहते हैं शून्य प्रतीत हो रही थी। बच्चों, इससे आगे ध्यान देंगे। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी कर दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। बच्चों, लेखिका जब गंगटोक
शहर की सुंदरता को देख रही थी, उस सुंदरता ने उसके ऊपर जो है इतना गहन प्रभाव डाल दिया कि उसे ऐसा प्रतीत लग रहा था कि मानो वह अंदर से बाहर तक जो है वो बिल्कुल शून्य हो गई थी। और एक प्रार्थना जो है उसके होठों को छूने लगी, जिसमें वह अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। सुबह हमें यमथांग के लिए निकल पड़ना था। लेखिका कहती है कि सुबह जो है गंगटोक शहर से जो है उन्हें यमथांग के लिए निकलना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। लेखिका कहती है कि जैसे ही सुबह मेरी आँख खुली मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। लेखिका ने जब लोगों से सुना था कि जब मौसम साफ हो तो बालकनी से कंचनजंगा जो है दिखाई देती है, जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। मौसम इतना साफ था, परंतु कहते हैं आसमान में हल्के हल्के बादल जो है छाए हुए थे। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। लेखिका ने जब उस सुंदर दृश्य को देखना चाहा और हिमालय की सबसे ऊंची तीसरी चोटी कंचनजंगा को देखना चाहा तो वह उसे नहीं दिखाई दी, क्योंकि जो है बादलों ने उसको ढक कर रखा हुआ था। और लेखिका को ऐसा महसूस हो रहा था कि इस बार भी मुझे जो है ये कंचनजंगा चोटी जो है दिखाई नहीं देगी। और लेखिका को सामने कहते हैं तरह तरह के रंग बिरंगे फूल जो है दिखाई दिए, और उन फूलों की सुंदरता को देख करके वह इतनी आश्चर्यचकित हो गई और उसे लग रहा था कि मानो वह फूलों के बाग में आ गई है। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यमथांग था। यमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की घनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नॉर्गे मुझे बता रहा था कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। कहते हैं 149 किलोमीटर दूर था गंगटोक से यमथांग, और यमथांग की जो घाटियाँ हैं वो बहुत ही कहते हैं सुंदर है, फूलों से भरी हुई है और ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लेखिका को बर्फ़ देखने का बहुत शौक था, इसलिए वह ड्राइवर कम गाइड जितेन नॉर्गे से पूछती है कि क्या वहाँ पर बर्फ़ जो है देखने के लिए मिलेगी। प्यारे बच्चों, जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी कि एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। लेखिका यमथांग के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने वहाँ पर जो है पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का निरीक्षण किया, और आगे बढ़ते हुए उनको जो है सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं दिखाई दी, जो ध्वज की तरह लहरा रही थी और शांति और अहिंसा की प्रतीक थी, और इन पताकों पर मंत्र लिखे हुए थे। नॉर्गे ने बताया कि यहाँ बौद्ध की बड़ी मान्यता है। लेखिका को और उनके यात्री समूह दल को जितेन नॉर्गे ने बताया कि बुद्ध की यहाँ पर बहुत मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी ये पताकाएं लगा दी जाती है, पर वह रंगीन होती है। नॉर्गे बोलता जा रहा था
और मेरी नज़र उसकी जीभ में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। अब लेखिका जैसे आगे बढ़ रही थी तो उनके ड्राइवर जो है जितेन नॉर्गे बता रहे थे कि जब भी कभी जो है किसी बुद्धिस्ट की जब मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए जो है शहर से दूर जो है पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं जो है फहरा दी जाती है और फिर उन्हें उतारा नहीं जाता और अपने आप ये नष्ट हो जाती है। और किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं जो है लहरा दी जाती है, परंतु वह रंगीन होती है। और कहते हैं लेखिका की नज़र जो है अचानक कहते हैं जितेन नॉर्गे की जीभ में लगी कहते हैं दलाई लामा की तस्वीर में कहते हैं पड़ी। कई दुकानों पर भी कहते हैं उन्होंने ये तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीभ थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंगस्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चिस्खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्थर पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का जो है शुरुआती स्थल। कहते हैं आगे जो है जितेन नॉर्गे लेखिका और उनके यात्री समूह दल को कहते हैं जो है एक ऐसे स्थान को जो है बताते हैं जिसका नाम है लोंगस्टॉक और कहते हैं कि इस स्थान पर जो है गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और तिब्बत के चिस्खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्थर पर भी इसी स्थान पर कहते हैं हस्ताक्षर किए थे। और लेप्चा और भूटिया सिक्किम की कहते हैं जो स्थानीय जातियां थी और लंबे समय तक कहते हैं झगड़ते रहे और फिर उनके बीच में शांति वार्ता जो है इसी स्थान पर हुई थी। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्कर। यह क्या? नॉर्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्कर है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कहते हैं आगे बढ़ते हुए कहते हैं जब आगे लेखिका अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने एक कुटिया के कहते हैं अंदर जो है घूमता हुआ चक्कर जो है देखा और उस चक्कर को देखकर लेखिका ने नॉर्गे से पूछा कि यह क्या है। तो नॉर्गे लेखिका को बताते हैं कि यह धर्म चक्कर है, प्रेयर व्हील है और इसको घुमाने से सारे पाप जो है धुल जाते हैं। तो उसे देख करके लेखिका को आश्चर्य हुआ और वो कहने लगी कि चाहे मैदान हो या पहाड़ हो, कहते हैं सबकी आस्थाएं और विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य कहते हैं एक जैसे हैं यहाँ के लोगों के। कहते हैं चाहे वो मैदानी लोग हो चाहे पहाड़ी लोग हो, सबकी आस्थाएं कहते हैं विश्वास जो है एक जैसे हैं। कहते हैं क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। बच्चों आगे लेखिका कहती है कि रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। परिदृश्य होता है दृश्य पटल। कहते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे दृश्य पटल से कहते हैं वो सभी नेपाली युवतियां जो है हमारे से और ओझल हो रहे थे। ओझल का मतलब होता है लुप्त हो जाना। और अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे और ऊंचे हिमालय पर्वत से देखने नीचे की ओर देखने पर कहते हैं ऐसा लग रहा था कि मानो घाटियों में ताश के घरों की तरह जो है पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर जो है वो दिखाई दे रहे हों। हिमालय भी अब कहते हैं छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं रहा था। अब हिमालय भी कहते हैं हमारे को जो है विराट स्वरूप में दिखाई दे रहा था और उसका वैभव जो है वो अत्यधिक कहते हैं लग रहा था। ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थ टानियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। लेखिका कहती है कि यह जो सुंदर हिमालय पर्वत है ये ना जाने कितने दर्शकों और यात्रियों और तीर्थ यात्रियों का कहते हैं यह इच्छा स्थल रहा होगा। और देखते देखते रास्ते
वीरान संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। लेखिका कहती है कि हमारे देखते देखते जो रास्ते थे वो कहते हैं सुनसान लग रहे थे, तंग लग रहे थे और जलेबी की तरह घुमावदार दिखाई दे रहे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा और जो हिमालय पर्वत था वो कहते हैं जो है आगे बढ़ता हुआ जो है वो बहुत ही कहते हैं विराट रूप ले रहा था। घटाएं जो है और बादलों की घटाएं ऐसे लग रही थी कि मान लो वो धरती को छू रही हो। वादियाँ चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से, शिद्दत होता है तीव्रता से, मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों में गुजरते यूं लग रहा था कि जैसे हम जो है किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो। और लेखिका कहती है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो हमें ऐसे लगा कि मानो जो है उन सुंदर घाटियों में जो है तरह तरह के रंग बिरंगे फूल जो है तीव्रता से जो है वो खिल रहे हो, मानो वह अपनी सुंदरता से सभी लोगों को आकर्षित कर रहे हो। और जो विशालकाय पर्वत थे और घाटियाँ थी उनके ऊपर जो बने तंग रास्ते थे उनमें कहते हैं हमारे को गुजरते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जो है हम घनी हरियाली वाली गुफा के बीच जो है धक्के खाते हुए वहाँ से निकल रहे हो।